दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र शुक्ला। एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में जो यूनिट 7 था कृषि उत्पाद एवं तकनीक, उसके इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में हमने डिस्कस किया था और बेसिक जो बुलेट्स हैं हमने बताया था। आज यहाँ हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे उसका नाम है फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है। तो इस चैप्टर में जाने के पहले मैं आपको बता दूं, एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, आप उसको नोट कर लीजिए। यदि आप सुन रहे हैं तो नोट करिए उसको कि किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से फसलों का सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण कौन सा है। ये आप नोट कर लें। यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं और नहीं जानते हैं तो मैं लास्ट में इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फटाफट जल्दी से हम अपने चैप्टर टॉपिक में आते हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो फसलों का वर्गीकरण पे हम बात करते हैं। फसलों का जो वर्गीकरण है, ये फसलों का जो वर्गीकरण है, ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि हम फसलों का वर्गीकरण करते क्यों हैं। हमें यह जानना चाहिए। तो फसलों का वर्गीकरण या किसी भी चीज का हम वर्गीकरण अपनी आसानी के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की शॉप है, उसको मान लीजिए बुक की शॉप है, तो वो बुक में शॉप में नहीं बनाया हुआ है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हैं कि क्लासेस की हैं। इसी प्रकार से उसको आसानी के लिए वो वर्गीकरण करके हर स्टेप बाय स्टेप कार्टून में वह चीजें वो रखता है अपनी शॉप में। इसी प्रकार से फसलों के वर्गीकरण जो है हमें किसानी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमें जानना जरूरी है। तो फसलों के वर्गीकरण में जो वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया था, तो पहला जो वर्गीकरण है इसका, वो पहला है ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। ऋतु के आधार पे पहले तो हम ऋतु के जो सीजन हमारे होते हैं, खरीफ, रबी, जायद, इसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला जो वर्गीकरण है ऋतु के आधार पर, पहली हमारी जो वर्गीकरण है उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। क्या बोलते हैं उसको? खरीफ। फटाफट आप नोट कर लें, खरीफ। तो खरीफ के बारे में लगभग सभी जानते हैं कि बारिश के सीजन में जुलाई के आसपास जिन पौधों की या क्रॉप्स की हम बुवाई करते हैं खेतों में अपनी, उसको हम बोलते हैं खरीफ फसल बोलते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, नोट कर लीजिए आप उसको। सबसे पहले आता है आपका पैडी, आता है धान, आता है आपका पैडी। धान के बाद और क्या बोलते हैं आप? अरहर, जिसको पिजन पी बोलते हैं। फिर आता है आपका उर्द, आता है मूंग, आता है और तिल। जो हमारी खरीफ की फसलें हैं कौन कौन सी होती हैं? धान हो गया, अरहर हो गया, उर्द हो गया, मूंग हो गया, तिल हो गया। ये आप याद रखिएगा इसको। इसके बाद ऋतु के आधार पे दूसरा जो वर्गीकरण है उसको हम बोलते हैं रबी की फसल, रबी की क्रॉप्स बोलते हैं। रबी की फसल में वो फसलें आती हैं जिनकी बुवाई जो है लगभग अक्टूबर के बाद, लगभग अक्टूबर के आसपास या इसके बाद की जाती है। ठंडी की फसलें होती हैं। इसमें कौन कौन सा आता है आप याद रखिएगा। इसमें आपका आएगा गेहूं, गेहूं आएगा, चना आएगा, मटर आएगा, सरसों आएगा। ये सारी चीजें जो हैं ये आती हैं रबी की सीजन में आती हैं। ठीक है, ये आपका हो गया रबी की फसलें। तीसरा जो है आपको बोलते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें वो फसलें हैं जिनमें जो फ्रूटिंग होती है या फिर फ्लावरिंग जो होती है वो चिलचिलाती, जब गर्म रहती है, टेम्परेचर बढ़ा रहता है, उसी टाइम उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती जायद में होती है आपकी। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है जायद के मौसम में किसका होता है? जो हमारा तरबूज और खरबूज, तरबूज, खरबूज या अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियां, आप नोट कर लीजिए कद्दू वर्गीय सब्जी। अन्य कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं वो सारी आपकी आती हैं किसमें? जायद में आते हैं। गर्मी के समय में इनकी बुवाई होती है। तो ये मेन चीज हो गया आपका ऋतुओं के आधार पे वर्गीकरण हो गया। इससे जो क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आ जाता है कि ऐसी कौन सी फसलें हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं जिनकी बुवाई गर्मी में होती है और जिनको बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत होती है। तो सर्वाधिक मात्रा में तापमान चाहिए आपको तरबूज और खरबूज को, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन। दीज टू क्रॉप्स कम्स अंडर जायद सीजन क्रॉप्स। तो ये आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए इसको आप। ये आपका वर्गीकरण हो गया, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण हो गया आपका। दूसरा जो वर्गीकरण जो हम फसलों का करते हैं वो बीज पत्र के आधार पे करते हैं। हम बीज पत्र के आधार पे
दूसरा जो वर्गीकरण हम फसलों करते हैं वो बीज पत्र के आधार पर करते हैं। बीज पत्र के लिए ये जानना जरूरी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी बीज है उसको आप बोते हैं तो उसमें जो अंकुरण आपका होता है तो किसी किसी में दो पत्र ऐसे निकलते हैं जर्मिनेशन के टाइम में, ऊपर जो होता है प्लूम्यूल होता है तो, और किसी किसी में एक ही निकलता है। तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, एक बीजपत्री, इसमें दो चीजें आती हैं बीज पत्र के आधार पर, एक बीजपत्र, एक बीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री फसल। एक बीजपत्री जो फसल होती हैं इसमें क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका, आप जान जितनी भर एक बीजपत्री पौधे होंगे जब उसमें अंकुरण होगा तो एक ही ऐसे शाखा निकलेगी उसमें, और दूसरी बात उनमें जो जड़ होती है, जड़ उनकी झकड़ा जड़ होती है जिसको एडवेंटेटियस रोड बोलते हैं, फाइबर मतलब रेसे रेसे टाइप की कई जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार से उसमें जड़ें निकलती हैं एक बीजपत्री पौधों में, और उसमें एक ही ऐसे निकलेगा ऐसे टाइप से। तो इसमें एक बीजपत्री में आपका आता है धान, आता है धान, गेहूं, जौ, ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक बीजपत्री में आती है, और इनमें जो जड़ होती है वो एडवेंटेटियस रूट होती है उसमें। इसको आप नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए आप इसको। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। अब देखिए द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं, एक तो उसमें जब अंकुरण होगा तो दो पत्तियां ऐसे निकलती हैं उसमें, ऐसे जैसे ऐसे उसमें दो बीज पत्र निकलते हैं, इसको हम बीज पत्र बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉटिलिडन्स बोलते हैं, बीज पत्र को कॉटिलिडन्स बोलते हैं। ये डाइकॉटिलिडन होते हैं, दो पत्र इसमें होते हैं, और इसमें जो जड़ होती है वो मूसला जड़ होती है, ऐसे होती है, मूसला जड़ होती है, फिर उसमें सहायक जड़ें होती हैं ऐसे ऐसे। मेन मुख्य एक जड़ होती है इसमें, और जो दो पत्ते निकलते हैं इसको हम बोलते हैं द्विबीजपत्री। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा आपका है, इसमें आपका आएगा चना, आएगा चना, आपका आएगा अरहर, इनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, चना हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गई, उर्द हो गया, मूंग हो गया, ये इसमें से द्विबीजपत्री हो गया। तो ये आप समझ लीजिए, इसमें मुख्य रूप से ये पूछता है कि द्विबीजपत्री जो फसलें होती हैं उनमें किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। तो आपको तत्काल उत्तर देना है आपको, उसमें मूसला जड़ बोलती है, इसको टैप रूट बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं, मूसला जड़। ये मेन क्वेश्चन उसमें पूछता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, फसलों का वर्गीकरण में जो बीजपत्र के आधार पर वर्गीकरण था वो आपका यहां खत्म हो गया। ठीक है, अब जो वर्गीकरण है, तीसरा जो वर्गीकरण हम पढ़ेंगे जीवन चक्र के आधार पर, पौधों के जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी पौधा कोई भी फसल कितने समय में अपना जीवन पूरा कंप्लीट करती है, ये हम इसमें जानेंगे। तो इसमें फसलें जो होती हैं उनको तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन सा, एक वर्षीय, एनुअल जिसको बोलते हैं एक वर्षीय, दूसरा होता है द्विवर्षीय, तीसरा होता है बहुवर्षीय। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा वो आपको ध्यान रखना है इसमें, इसी से टेक्निकल, मैं आपको टेक्निकल बातें बताऊंगा यहाँ, जो कैसे पूछा जाता है ऑल इंडिया एग्जाम्स में या प्री के एग्जाम्स में कैसे पूछा जाएगा वो आप ध्यान रखना है आपको। एक जो वर्षीय पौधे फसलें होती हैं ये अपना पूरा जो लाइफ साइकिल है, पूरा जीवन चक्र है वो एक साल में खत्म कर देती हैं। उसमें मतलब उनका बीज भी, सीड सेटिंग वगैरह भी, बीज का उत्पादन सारा कुछ एक ही साल में हो जाएगा। इसमें आपका आता है गेहूं, आपका आ गया, चना आ गया, मटर आ गया, मसूर आ गया, ये सारी चीजें जो हैं एक वर्षीय फसलों में आ जाता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए आप, एक साल में सारी प्रक्रिया इनकी कंप्लीट हो जाती है, फसल की हार्वेस्टिंग हो जाती है। ये आपका हो गया एक वर्षीय, इसको हम एक वर्षीय को मिटा देते हैं यहां। अब आ जाते हैं हम द्विवर्षीय में, द्विवर्षीय। अब यहां टेक्निकल क्वेश्चन बनेगा आपका द्विवर्षीय के साथ में, कैसे बनेगा, यहां जो दो वर्षीय फसलें होती हैं तो एक साल तो अपनी वानस्पतिक वेजिटेटिव ग्रोथ करती हैं, मतलब उनमें शाखाएं खूब आएंगी, उनमें ग्रोथ खूब होगी, उसमें एक साल तो इनका पूरा ये जाएगा। दूसरे साल फिर इनमें बीजों का उत्पादन, सीड सेटिंग होना इसमें शुरू हो जाएगी, ये आपको ध्यान रख लीजिए। तो अक्सर पूछता है कि दो द्विवर्षीय पौधे होते हैं उनमें
फ्लावरिंग या सीड सेटिंग किस ईयर में होती है, ये अक्सर पूछता है। तो द्विवर्षीय आती है। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन से आपका हो सकता है इसमें, ज्यादातर जैसे आपकी हो गई प्याज, आपकी हो गई कुछ कोल क्रॉप्स हो गई, कुछ कोल क्रॉप्स हो गई। अच्छे से सीड सेटिंग हमें करवाना है, अच्छे क्वालिटी के बीज उत्पादन लेना है, तो हमें प्याज वगैरह होगी या कुछ कोल क्रॉप्स जिसमें आपकी कैबेज वगैरह होगी, ब्रोकोली वगैरह होगी, इसमें ये आती हैं। वैसे सीड सेटिंग चाहेंगे तो 1 साल में होने लगती है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा। आप क्या करते, जैसे मूली ही होगी, तो मूली को हमने उगाया, जैसे ये मूली आपकी है, मूली की फसल थी आपकी ये। अब इसका बीज उत्पादन हम कैसे करते हैं इसका, जैसे मूली की, मान लीजिए मूली लगी हुई है आपकी, ठीक है मूली, तो अभी तो 1 साल पूरा ग्रोथ की, पूरा ये तैयार हो गया, मूली उसमें तैयार हो गई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में ठंडी के आसपास, लगभग जनवरी फरवरी के आसपास, मार्च के आसपास, हम क्या करते हैं, मूली को इतना काट देते हैं, नीचे से इतनी मूली काट देंगे और ऊपर इसकी जो शाखाएं जैसे ऐसे रहती हैं, इसको भी यहाँ से कट कर देंगे और दोबारा इनको ले जाकर के खोद खोद करके हम मिट्टी में गाड़ देंगे इनको। फिर उसमें शुरू हो जाएगा रिप्रोडक्शन स्टेज शुरू होगा इसमें। तो सीड सेटिंग कमर्शियल जो सीड प्रोडक्शन करते हैं तो हमें 2 साल लग जाता है। इस प्रकार की फसलें होती है, द्विवर्षीय फसलें होती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद आता है बहुवर्षीय फसलें। बहुवर्षीय फसलें ऐसी होती हैं कि जिनमें जो लगभग 4 साल 5 साल 10 साल तक आपके खेत में रही आती हैं। तो उसमें कौन कौन सा आता है, जैसे आपका आ गया गन्ना। गन्ना को ऐसे लोग कह देते हैं कि 2 साल की फसल है, लेकिन आप रहने देंगे तो तैयार होता रहेगा, प्रोडक्शन करता रहेगा, वही बढ़ता रहेगा। तो इस जैसे नेपियर घास हो गई, नेपियर घास, और तीसरा हो गया आपके फल वाली फसलें, फल वाली चीजें, ये बहुवर्षीय चीजें हैं। ये सब आ गया आपका इसके आधार पे आ गया, ठीक है। ये जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण है। तो इसको आप नोट कर लें, जल्दी से फटाफट नोट कर लें। अब देखिए, एक जो वर्गीकरण हमारा है उसको हम बोलते हैं प्रकाश की कितनी उपलब्धता होती है। जैसे आपकी फसल लगी है, उसमें कितना प्रकाश पड़ रहा है, उसमें तो कितने देर तक प्रकाश पड़ता है, क्योंकि प्रकाश के आधार पे उनमें फ्लावरिंग जो होती है, जो फूल आते हैं, सीड सेटिंग की चीजें होती है, वो प्रकाश पे ही निर्भर करता है, लाइट कितनी पड़ रही है। इसके आधार पर फोटो, इसको बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म, फोटो पीरियड बोलते हैं, फोटो पीरियड। ये टर्म आप याद कर लें। फोटो पीरियड का मतलब होता है कि लाइट के आधार पे फसलों में फ्लावरिंग कब कब होती है, कैसे होती है। तो इसी के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ये हो गया लॉन्ग डे प्लांट हो गया, और तीसरा आपका होता है डे न्यूट्रल प्लांट। समझ लीजिए, थोड़ा चूंकि मैंने इंग्लिश में थोड़ा सा लिख लिया, फिर भी आप समझ लीजिए इसको, डे न्यूट्रल प्लांट। देखिए यहां शॉर्ट डे का मतलब समझना है कि ऐसी फसलें जिनमें फ्लावरिंग के टाइम में उन्हें कम घंटे प्रकाश चाहिए। जैसे आप जैसे धान की बुआई किए, उर्द हो गया, मूंग हो गया, तो इनमें फ्लावरिंग सितंबर के आसपास आ जाती है। उस टाइम पे दिन हमारे बहुत बड़े, उस टाइम हमारे दिन क्या होते हैं उस टाइम पे, शॉर्ट डे प्लांट कौन कौन से होते हैं। जैसे ठंडी के टाइम में शॉर्ट डे पहले हमने क्या बताया कि आपने जुलाई के आसपास क्या किया, इनकी बुआई कर दिया। लेकिन जब सितंबर लगभग आता है, जब दिन लगभग छोटे होना शुरू हो जाते हैं, तब इनमें फ्लावरिंग आनी शुरू होती है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आपके होते हैं, आपकी पैडी हो गई, धान हो गया, उर्द हो गया, मूंग हो गया, ये सारी चीजें आती हैं शॉर्ट डे प्लांट के रूप में। बुआई तो आपने किया था किस मौसम में, जुलाई में किया था, लेकिन फ्लावरिंग इनमें कब आती है, सितंबर अक्टूबर के आसपास आती है। तो ये शॉर्ट डे प्लांट हो गए। जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावरिंग के टाइम, फ्लावरिंग का जो समय आता है और सीड सेटिंग का टाइम होता है जब दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आपके गेहूं वगैरह हो गया, व्हीट हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सारे आपके आते हैं लॉन्ग डे प्लांट में आते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरा होता है डे न्यूट्रल प्लांट होता है। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनको सूरज की रोशनी से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत भी सूरज की रोशनी मिल जाएगी तो उनमें फ्रूटिंग हो जाएगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टमाटर। टमाटर आपका हो गया, क्या हो गया,
टमाटर हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया फोटो पीरियड के आधार पर वर्गीकरण, टेक्निकल वर्गीकरण है, आप इसको याद रखें। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनता है कि टमाटर जो है वो किस कैटेगरी का प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है कि लॉन्ग डे प्लांट है कि शॉर्ट डे प्लांट है। इसको आप नोट कर लीजिए, टमाटर को फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब जो नया वर्गीकरण हमारा है वो उपयोगिता के आधार पर, फसलों की उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण है। अच्छा देखिए, फसलों की उपयोगिता का किस किस प्रकार से उनको उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उपयोगिता के आधार पर जो पहला हमारा वर्गीकरण है उसमें हमारी आती हैं दलहनी फसलें। दलहनी फसलें इसमें आती हैं। दलहनी फसल सभी लोग आप लोग जानते हैं, बहुत सरल है, कुछ इसमें है नहीं। दलहनी में कौन कौन से आपकी आ जाती हैं, अरहर हो गया, मटर हो गया, मसूर आपकी हो गई, और बाकी अन्य जो दालें आप लोग अपने अपने एरिया में आप खाते हैं। तो ये पूरी दलहनी फसलें हो गई। इसके बाद आती है तेल वाली फसलें, जैसे अब तेल निकाला जाता है या तेल खाया जाता है। तो तेल वाली फसलों में कौन सी आपकी हो गई, तेल में सरसों आपकी हो गई, फिर आपकी मूंगफली हो गई आपकी, ठीक है, अलसी हो गई, तिल हो गया, लिनसीड हो गया, ये सारी आपकी आती है किसमें, तेल वाली फसलें हो गई। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तीसरा जो आपका है वो आपकी हो गई, इसी में आता है आपका जो कैश क्रॉप्स हैं। कैश, देखिए कैश क्रॉप्स का मतलब इसमें कौन, इसमें क्या है कि अलग से नहीं पूछेगा, इसी में पूछेगा कैश क्रॉप्स का एग्जांपल आप पता है, डायरेक्ट पूछ देता है। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप होती है जिनको बाजार में आपने क्या किया, उनकी हार्वेस्टिंग किया और इसके बाद उन्होंने थ्रेसिंग कर लिया। थ्रेसिंग के बाद सीधे बाजार में ये बिक जाती हैं, चाहे थ्रेसिंग करिए चाहे ना भी करिए। जैसे गन्ना वगैरह को हार्वेस्टिंग करके सीधे बाजार में आप भेज दीजिए। तंबाकू की फसलें हो गई, तंबाकू आपकी हो गई, ये सीधे बाजार में बिक जाता है। तो ऐसी फसलें जिनको आप उगाए और सीधे बाजार में बेच दिए, कैश क्रॉप्स उनको हम कहते हैं। ठीक है, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, ये सब कैश क्रॉप्स में आती हैं। चौथा जो वर्गीकरण इसमें आपका है, फिर आ गई आपकी औषधि फसलें। इसको ध्यान देना है। औषधि फसलें, औषधि फसलें ऐसे होती हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं औषधियां उनसे हमें निकाला जाता है। औषधियां वो काम में आती है, जो वात पित्त कफ इन तीनों से जो बीमारियां निकलती हैं, जो होती हैं, उनको रोकने के लिए होती हैं। तो औषधि फसलों के नाम लिखिए, आप लिखिए अश्वगंधा, ये नोट कर लीजिए। अश्वगंधा आपका हो गया, ठीक है, अश्वगंधा, सतावर, बलबीज, क्रॉच बीज हो गई, सफेद मूसली आपकी हो गई, अश्वगंधा, सतावर, बलबीज, क्रॉच बीज, सफेद मूसली, विधारा आपकी हो गई, मुलेठी हो गई, आपकी। ये सारी जो फसलें होती हैं ये आती हैं औषधि फसलों के अंतर्गत आती हैं। इनको आप नोट कर लीजिए। इनका बाजार में रेट भी बहुत अच्छा मिलता है और वर्तमान जो एग्रो फॉरेस्ट्री का सिस्टम है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी होगी औषधि फसलें हो गई, नोट कर लीजिए फटाफट इसको आप। इसके बाद लिखिए एरोमेटिक फसलें। एरोमेटिक फसलें में वो फसलें आती हैं जिनसे कहीं ना कहीं कुछ सुगंधित चीजें उससे निकाली जाती हैं। तो ये बहुत महंगी जाती हैं और डायरेक्ट बिक जाता है, कोई आपको समस्या नहीं होती है। तो एरोमेटिक फसलों में आप लिखिए पहले कपूर काचरी, आपकी हो गई, कपूर काचरी आपकी निकलती है। तो कपूर काचरी कुछ आमा हल्दी औषधि में भी आते, सुगंधित में भी आते। आमा हल्दी, खसघास आपकी हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपकी आती हैं वो आपकी एरोमेटिक फसलों में आती है, इसको आप नोट कर लीजिए। खसघास से भी सुगंधित तेल निकलता है। और ऐसे बात करेंगे तो जैसे आपका गुलाब हो गया, गुलाब से गुलाब जल भी निकलता है, गुलाब तेल भी निकलता है, गुलाब तेल सुगंधित वाला गुलाब तेल, ये भी एरोमेटिक सुंदरता वाली महक वाले में आता है। लेमन ग्रास, हाँ लेमन ग्रास नोट कर लीजिए आप, लेमन ग्रास नोट कर लीजिए, इसको आप अभी दिख रहा हो तो लेमन ग्रास।
लेमन ग्रास से क्या होता है, ऐसी एक घास होती है जिसमें नींबू जैसे खुशबू आती है। तो आप सोचते हो बाजार में जो साबुन मिलती है कपड़े साफ करने धोने वाली जो आती है उसमें नींबू जैसी खुशबू आती है, तो लोग सोचते होंगे आप लोग कि इसमें नींबू डाला जा रहा है, तो नींबू उसमें नहीं डाला जाता है, ये लेमन ग्रास ही उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, अक्सर पूछेगा कपड़े की साबुन में जो नींबू जैसी खुशबू आती है उसमें कौन सी घास इस्तेमाल होती है। उसमें कई घास, लेमन ग्रास देगा या आपका वेटिवर ग्रास दे देगा, या लेमन से संबंधित एक और नींबू लिख देगा, उसमें नींबू लिख देगा। तो ये बोल देगा कि जो कपड़े की साबुन बनती है उसमें कौन सा पदार्थ इस्तेमाल होता है जिसमें नींबू जैसे गंध है, या तत्काल क्लिक कर देंगे किसमें, नींबू, क्योंकि आपको लगा नींबू से जुड़ा है तो नींबू है, पर नींबू वो नहीं है, लेमन ग्रास उसमें रहेगा। ठीक है, अब लेमन ग्रास का आपको काम दे रहा हूं, लेमन ग्रास का साइंटिफिक नेम, आप बॉटेनिकल नेम जो है आप नोट करिएगा, उसका कहीं से आप उसको पता करिएगा, आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, वही डायरेक्ट वही उसका नाम दे देगा और उसका क्या नाम है। ठीक है, बाद में मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद जो है उद्दीपक फसलें होते हैं, उद्दीपक। उद्दीपक फसलें वो फसलें होती हैं जिनको लेने के बाद हमें उद्दीपन हो जाता है, हम ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर का बढ़ जाता है, तो ये जो फसलें होती हैं उद्दीपक फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें कौन कौन सा होता है, भली भांति आप लोग जानते हैं, समाज में रहते हैं, सब आपको पता है। इस टाइम में खुद ही संख्या ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ रही है लेने वालों की, तो अब नोट कर लीजिए इसमें कौन कौन सा आता है। अफीम, अफीम आपका हो गया, ठीक है। गांजा, गांजा आपका हो गया। बेलाडोना हो गया, बेलाडोना। अच्छा हाँ, एक ध्यान रखने वाली बातें हैं, कई लोग, ज्यादातर लोग जो लोग गांजा वगैरह पीते हैं या चरस का प्रयोग करते हैं, अफीम का प्रयोग करते हैं, तो टेक्निकली बातें क्वेश्चन में क्या पूछेंगे ये आप ध्यान रखिएगा। अफीम तो आप जानते हैं ओपियम होता है, ओपियम फसल, ओपियम पॉपी जिसको बोलते हो आप लोग। तो इससे जो लसलसा दूध निकलता है उसको सुखा करके जो पदार्थ बनता है वो कहलाता है अफीम कहलाता है। बेलाडोना जो होता है वो भी आप जानते हैं, बेलाडोना की खेती होती है, निकाला जाता है। हाँ, यहां इंपॉर्टेंट बात जो है गांजा पे है। अब जो कैनाबिस इंडिका जो गांजा होता है, यहां तीन, इसी से गांजा अक्सर वैसे लोग सुनते हैं, लेकिन गांजा से प्रश्न अक्सर पूछता है। इसमें गांजा से क्या पूछता है, इसमें तीन चीज होते हैं, चरस, भांग और गांजा, ये तीन चीजें यहां होंगी। अब देखिए क्या होता है, पौधा एक ही है, उससे तीन चीजें बनती हैं। तो क्या होता है, जो गांजा या भांग होता है उसमें ऐसे वाली ऐसे, उसमें ऐसे ऐसी पत्तियां होती हैं, ऐसी पत्तियां होती हैं। तो जो गांजा का पौधा होता है उसमें जो मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर जो होता है उसमें कली होती है, कलिका होती है, कली, मेल कली, पुष्प कली जो होती है। जो गांजे की पुष्प कली जब होती है, जब गांजा मैच्योर हो जाता है तो कलियों को तोड़ तोड़ करके जब इसको सुखा लिया जाता है और इसको चिलम के साथ जब पीते हैं इसको, तब हम इसको बोलते हैं गांजा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, पौधा एक ही है, कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस सटाइवा का ही है। अब जब उसी पौधे की जो पत्तियां होती हैं, लीफ पत्तियां जो होती हैं, मैच्योर होने में पत्तियों को सुखा करके जब उसको पीस करके पानी के साथ एक गोला के रूप में जब उसको हम लेते हैं, तब उसको भांग का गोला है, भांग उसको बोलते हैं, भांग का गोला बोलते हैं। तीसरा जो इसमें आपका है वो है चरस है। चरस की बात करते हैं। चरस का मतलब होता है कि ये जो पौधा है पूरा, गांजे का जो पौधा है, आप ध्यान से देखिए, जो पौधा पूरा है, तो जब पौधा मैच्योर होने लगता है उसमें एक लसलसा पदार्थ इकट्ठा होता है, लेटेक्स टाइप लसलसा पदार्थ है यहाँ। इसी लसलसे पदार्थ को खुरेद करके उसको हम इकट्ठा करते हैं, इसको हम बोलते हैं चरस बोलते हैं। सबसे ज्यादा नशीला यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया गांजा, भांग और चरस हो गया। ठीक है, तो ये आपकी फसलें होगी, इसके बारे में उद्दीपक फसलें आपकी होगी। ये आपकी हो गई उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हो गया। अब हम देखते हैं मृदा पीएच के आधार पर। देखिए, अब
जो सॉइल हमारी होती है, मिट्टी होती है, तो मिट्टी का जो पीएच होता है, पीएच क्या होता है पहले आप लोग एक जान लीजिए, जो भी केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे होंगे तो पीएच के बारे में पढ़े होंगे। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है पहले आप देख लीजिए। पीएच का होता है पाउसियंस डिहाइड्रोजन। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए इस शब्द को, दूसरे विदेशी भाषा का शब्द है पाउसियंस, पाउसियंस डिहाइड्रोजन। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। इसको बोलते हैं पाउसियंस डिहाइड्रोजन बोलते हैं, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको बोलते हैं पीएच बोलते हैं, पीएच के आधार पर। तो पीएच का मतलब होता है कि आपकी सॉइल में जो हाइड्रोजन आयन है वो कितना मात्रा में है, उसके आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं उसको बोलते हैं पीएच के आधार पर। तो पीएच के आधार पर मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। तो एक प्रकार जैसे हमारे पीएच स्केल होता है, वो होता है 1 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक है, और यहाँ 7 होता है। तो आप जान लीजिए, जब स्केल जो होता है 7 से लेकर के किसी भी चीज सॉइल की जो वैल्यू आती है, यदि वो 7 से 14 के बीच में है, तो उस मिट्टी को हम बोलते हैं क्षारीय। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा बोलते हैं, क्षारीय मृदा। और जिसका पीएच 7 से कम होता है उसको हम बोलते हैं अम्लीय, एसिडिक सॉइल। इसको बोलते हैं अम्लीय, 7 से कम वाले को अम्लीय बोलते हैं, एसिडिक सॉइल बोलते हैं। और 7 से इसका ज्यादा होता है उसको बोलते हैं क्षारीय। तो यहाँ डायरेक्ट इससे भी प्रश्न डायरेक्ट पूछ देगा, इसमें एल्कलाइन सॉइल का पीएच क्या होता है, कब कहेंगे उसको। या फिर डायरेक्ट ये पूछ सकता है पीएच का जो ओरिजिनल जो प्रोनाउंसिएशन है क्या होता है, पाउसियंस डिहाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसके आधार पर जब फसलों, ज्यादातर फसलों का जो उत्पादन होता है वो 7 पीएच पे ही लगभग 6 से 7 या 8 के बीच में ज्यादातर फसलों का उत्पादन होता है। पीएच 7 से ज्यादा होता है तब भी दिक्कत आती है, 7 से कम होता है तब भी दिक्कत आती है। लेकिन कुछ फसलें ऐसे होती हैं जो कम पीएच में भी लगभग उत्पादन दे देती हैं या ज्यादा पीएच होने पे भी। तो आप वो नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। उसमें ऐसी मिट्टी जो ज्यादा पीएच होने पे, मतलब क्षारीय मृदा में भी जो फसलें लगभग उत्पादन दे देती है, उसका एग्जांपल है कसावा। क्या है? कसावा आपका हो गया, जिसको टैपियोका, इसी को टैपियोका बोलते हैं। हाँ, साबूदाना भी इसी से बनता है। जो साबूदाना आप लोग खाते हैं, ये इसकी इतनी मोटी मोटी ऐसे ऐसे मोटी मोटी जड़ें होती हैं, स्टार्च होता है इसके अंदर, अगर इसके अंदर स्टार्च होता है जिससे आपका साबूदाना भी बनता है, खाया जाता है, फलाहार के रूप में लोग उसको यूज करते हैं व्रत वगैरह का। तो ये कसावा आपका हो गया। दूसरा आपका हो गया बीट, चुकंदर जो होता है, बीट, चुकंदर। ये जो बीज है ये भी क्षारीय मिट्टी में हो जाती है। क्योंकि इसमें बहुत एग्जाम्पल है। मैं लगातार कृषि में 10 साल से एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ, फार्मिंग में काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने अनुभव की बातें आपको बताऊंगा एग्जैक्ट। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो किताब पढ़ के जरूर बता देंगे आपको कि नहीं नहीं ये फसल एग्जाम्पल है, जो मैं एक्चुअल ग्रो कर रहा हूँ वही आपसे मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, हवा में बातें नहीं मानूंगा। तो कसावा और बीट ये आसानी से हो जाती हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्षारीय मिट्टी में जो उग जाती हैं। इसके बाद अम्लीय मृदा में जो है, अम्लीय मिट्टी में आपकी कुछ धान की, पैडी की किस्में ऐसे आई हैं धान की, तो पैडी भी जो है ये भी उग जाता है, ठीक है, पैडी भी उग जाता है। नेपियर घास जो आती है वो भी उग जाती है, ठीक है, नेपियर घास जो है वो भी आपकी उग जाती है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, अक्सर ये पूछा जाता है। ये आपका होगा मृदा पीएच के आधार पर, ठीक है। अब पीएच के आधार हो गया। अब कुछ चीजें जो माइनर हैं उनको भी बता दूं मैं। जैसे कुछ फसलें होती हैं जिनको चारा वाली फसलें होती हैं, जिनकी घास काट करके आप पशुओं को खिलाते हैं, फॉडर के रूप में, चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो चारा वाली फसलें, जो चारा खिलाते हैं आप, उसके लिए जिसमें लिखिए आप बरसीम, बरसीम हो गया, लूसर्न आपकी हो गई, मक्का चरी हो गई। अच्छा, इसमें फायदा क्या है? चारा वाली फसलें बरसीम, लूसर्न आप उगाते हैं तो इन फसलों की आप कम से कम 6 से 7 कटाई कर करके लगातार पशुओं को आप खिला सकते हैं। तो साल भर आपको चारे की उपलब्धता आपको होती रहेगी। ये हो गई फॉडर क्रॉप्स हो गई। फॉडर से रिलेटेड यदि
आप चूंकि चारा की हमने बात किया तो एक आप चीज नोट कर लीजिए जो अक्सर पूछेगा, इससे डायरेक्ट नहीं पूछेगा इसमें, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉडर रिसर्च, भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान, जो भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान है, संस्थान कहाँ है ये आप नोट कर लीजिए। भारत जो चारे का फॉडर के रिसर्च के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर पूरे भारत में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉडर रिसर्च बोलते हैं, वो कहाँ है? झांसी में है, उत्तर प्रदेश, झांसी, नोट कर लीजिए, झांसी में है। ठीक है, ये आपका हो गया चारा वाली फसलों से जो प्रश्न पूछता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और प्रश्न अक्सर जो पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है, जो चूंकि पीएच की मैंने बात की थी तो उसमें एक चीज और टॉपिक जुड़ता है, सॉइल मृदा लवणता, सॉइल सैलिनिटी बोलते हैं, सॉइल सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी। ये क्लासिफिकेशन में नहीं है तो आप इसको नोट कर लें जल्दी से, क्योंकि प्रश्न पूछ देता है। सॉइल सैलिनिटी मतलब मिट्टी में जो लवणता, सोडियम हो गया, सोडियम आयंस हो गए, इसके यहाँ ज्यादा मात्रा में जब जिस सॉइल में घुले होते हैं तो उनको हम बोलते हैं मृदा लवणता बोलते हैं। ज्यादातर आप सुने होंगे ऊसर, ऊसर जो मिट्टी आप लोग सुनते होंगे अक्सर, उसमें कुछ नहीं उगता है तो उनको हम बोलते हैं ऊसर जो मिट्टी होती है। तो जो इसका केंद्रीय सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो है, केंद्रीय मृदा लवणता जो अनुसंधान संस्थान है, हाँ, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ है? करनाल में है। ध्यान रखिए करनाल में है। तो ऐसी फसलें जिनको सॉइल सैलाइन एरिया में उगाना है या हाई पीएच लो पीएच में, तो ज्यादा मात्रा में जो रिसर्च है ये केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। यहाँ मैं काफी समय रहा हूँ, काम भी किया हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा पंजाब से है तो काफी मौका मिला वहां रहने के लिए, तो वहां है, आप इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब इसके बाद माइनर जो वर्गीकरण आप खुद कर लीजिएगा, जैसे फल वाली फसलें होंगी, आपकी सब्जी वाली फसलें होंगी, ये या प्रसंस्करण के लिए कौन कौन सी फसलें इस्तेमाल होती है, आप खुद ये सरल है, आप सब जानते हैं, इसको बताने की हमें जरूरत नहीं है। एक चीज इसमें जो छूट रहा है, मसाले वाली फसलें, इसको नोट कर लीजिए, मसाले वाली। अब देखिए मसाले वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं, इसमें आपका क्या क्या आता है? तेज पत्ता आपका हो गया, तेज पत्ता, लौंग, क्लोव हो गया लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, अन्य जो ये सारी चीजें आती है मुख्य ये मसाले के रूप में जानी जाती हैं। भारत सबसे ज्यादा, भारत जब ब्रिटिश लोगों के टाइम सबसे ज्यादा इसी का एक्सपोर्ट भारत करता था, इसी सबसे ज्यादा पैसा कमाता था, सबसे ज्यादा पैसा भारत को मिलता था। हाँ, एक चीज आपको यहां ध्यान रखना है कि एक मसाले वाली फसल होती है जिसका नाम होता है पाइमेंटो डियोका, लिख लो आप लोग, पाइमेंटो डियोका। ये प्रश्न अक्सर पूछेगा इसमें। पाइमेंटो डियोका नाम का एक मसाले वाली फसल होती है जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आल स्पाइस। क्या बोलते हैं? आल स्पाइस को नोट कर लीजिए। आल स्पाइस वो पौधा होता है कि सारे मसालों को आप कूट के पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए और इसको सूंघिए, पाउडर बना के सूंघिए और इस पत्ती को तोड़ करके सूंघिए तो इसी जैसे खुशबू आती है। दैट्स वाई दिस प्लांट इज कॉल्ड पाइमेंटो डियोका आल स्पाइस। ये सारी मसाले वाली फसलों जैसी खुशबू इसकी आती है, सबको कूट के मिला दो। ये हाँ, राष्ट्रीय जो मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कालीकट केरल में है, कालीकट में है। कालीकट केरल में राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान। ये प्रश्न ये पूछ सकता है इसमें डायरेक्ट, ठीक है, बाकी इतना टेक्निकल चीज ये है नहीं। एक और वर्गीकरण आप थोड़ा सा देख लीजिए। पानी की जो आवश्यकता होती है, किस फसल को कितनी पानी की आवश्यकता होती है, उसके आधार पे जो हम वर्गीकरण करते हैं ये भी हमें जानना चाहिए, हमें कितना पानी हमें चाहिए होता है। तो कम पानी वाली फसलें,
जो कम पानी की फसलें कौन कौन सी होती हैं जिनको कम पानी में भी इनका गुजारा हो जाता है? तो बताइए आप लोग कौन कौन से हैं। जैसे आपका हो गया ज्वार, जौ, कोदो, कोदो आपका हो गया, फिंगर मिलेट हो गया, फिंगर मिलेट, मड़िया जिसको बोलते हैं फिंगर मिलेट, ज्वार, जौ, कोदो, फिंगर मिलेट, कम पानी इनको यदि मिलता है तो भी इनका गुजारा आपका हो जाता है, ये नोट कर लीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो पानी की स्कार्सिटी में कमी में जो पौधा उग सकता है उसको हम बोलते हैं कोदो। नोट कर लीजिए कोदो। यहां से प्रश्न आपको कैसे बनेगा, आपको कोदो और फिंगर मिलेट ऐसी चीजें हैं जो कम पानी में बिल्कुल उग जाती हैं। कोदो तो बिल्कुल से कम पानी में उग जाएगा। दूसरी बात, कोदो ऐसी फसल है, ऐसा क्रॉप है जिसको छोटे छोटे दाने होते हैं, इनको माइनर मिलेट्स में माना जाता है। 100 साल 200 साल तक इनके अनाज को आप प्रिजर्व करके आप रख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में, वो कभी खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में कोदो वगैरह अपना जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट, यही सबसे ज्यादा ये होता था। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, कोदो आपका हो गया। अब चूंकि यहां कम पानी वाली फसलों की बात आई थी यहां, तो एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं इक्रिसेट। इक्रिसेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल क्रॉप्स, लिख लीजिए इसको, दोबारा लिखिए आप, आई से इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। शुष्क क्षेत्रों के अनुसंधान के लिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां है? भारत में है। कहां है? भारत में, हैदराबाद में है। नोट कर लीजिए, फॉर रिसर्च ऑफ ड्राई लैंड एरिया और सेमी एरिड ट्रॉपिक्स क्रॉप द रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट हैदराबाद, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसको आप नोट कर लीजिए, यह प्रश्न पूछता है। इक्रिसेट अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ये बेसिक आपका हो गया फसलों के वर्गीकरण के बारे में। यदि कोई चीज आपको कमी या कोई लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा और उस पर हम दोबारा चर्चा उस पर करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।